Okay, so the next disease that we are going to study from the section of endocrine pathology is the subacute granulomatous थायराइटिस. इसको हम डी कुर्वेन थायराइटिस भी कहते हैं. अच्छा, इसमें जो ग्रेनुलोमेटस का टर्म है इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि जॉइंट सेल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, ये तो बात उसके टाइटल से समझ आ जाती है. सब एक्यूट मतलब कि बहुत ज़्यादा उसकी स्वीयर प्रोग्नोसिस नहीं है, वो सेल्फ रिजॉल्वेबल है. ठीक है, और इसको डी कुर्वेन थायराइटिस भी कहते हैं. ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं. तो सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइटिस इज ऑल्सो नोन एज डी कुर्वेन थायराइटिस. मेक सेंस. एंड इट इज़ मच लेस कॉमन दैन हाशिमोटो डिजीज़. तो अगर इसको हाशिमोटो डिजीज़ से कंपेयर किया गया, मतलब कि इसमें हमें हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स मिलेंगे क्योंकि हाशिमोटो में हुई थी. अच्छा, अगेन ये ज़्यादा विमेन में पाई जाते हैं. हम देख रहे हैं कि थायरॉयड ग्लैंड्स की ज़्यादातर डिजीज़ विमेन में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन, और ये 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं. अच्छा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है थायरॉयड ग्लैंड की, अनलाइक ग्रेव्स एंड हाशिमोटो. इट इज़ अ पोस्ट वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. इसमें यही हो रहा है कि इट फॉलोज वायरल इन्फेक्शन, और मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है. इसके बाद एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है विद इन द थायरॉयड ग्लैंड. ठीक है, और शॉर्टली आफ्टर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमें थायरॉइडाइटिस सिम्टम्स मिलते हैं. और थायरॉइडाइटिस में दरअसल कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स हो रहा होता है कि थायरॉयड फॉलिकल्स रप्चर हो रहे होते हैं. थायरॉयड फॉलिकल्स हार्मोन्स को लीक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रांजिएंट स्टेट हाइपरथायरॉयडिज्म की मिलती है, बट वो फिर प्रोग्रेस करके एट द एंड हाइपोथायरॉयडिज्म सिम्टम्स ही देती है. और जब ये पूरी डिजीज़ रिजॉल्व कर जाती है तो पेशेंट विद इन 6 to 8 वीक्स दोबारा से यूथायरॉयड स्टेट पे आ जाता है. ठीक है, मतलब नॉर्मल थायरॉयड लेवल पर आ जाता है. और बस यही है कि सेल्फ परपेचुएटिंग है, और फीवर होगा क्योंकि ये पोस्ट इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस है. ठीक है, अच्छा, बाकी इसकी डिटेल्स यही है इसकी मॉर्फोलॉजी में कि ये जो ग्लैंड होगा, जो थायरॉयड ग्लैंड होगा इन केस ऑफ डी कुर्वेन या इन केस ऑफ सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइटिस, उसमें हमें ग्लैंड फॉर्म मिलेगा, कैप्सूल इंटैक्ट होगा, और यूनिलेटरली या बायलेटरली इनलार्ज भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन चल रही है. और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम ये देखेंगे डिसरप्शन हुई हुई है थायरॉयड फॉलिकल्स की, जिसकी वजह से एक्सट्रावाजेशन हुई है वहाँ पर कोलॉइड की, और इन्फिल्ट्रेशन हुई है न्यूट्रोफिल्स की, क्योंकि अगेन ये एक पोस्ट इन्फेक्शियस थायराइटिस है. और फिर न्यूट्रोफिल्स तो एक्यूट इन्फेक्शन में होंगे, ओवर टाइम वो रिप्लेस हो जाएंगे विद लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. सो द ग्लैंड इज फॉर्म. ठीक है, बायलेटरली यूनिलेटरली इनलार्ज. ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ फॉलिकल्स एंड लीकेज ऑफ कोलॉइड एंड इन्फिल्ट्रेशन बाय न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट एंड देन बाय लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. जो एक्स्ट्रावेजेटरी कोलॉइड होता है वो प्रोवोक करता है एक एक्सूबरेंट ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन विद जाइंट सेल्स एंड सम कंटेनिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ कोलॉइड. तो इसमें जो एक टाइटल में जो ग्रेनुलोमेटस का वर्ड है वो होता क्यों है, ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि जो लीक हुआ कोलॉइड है वो एलिसिट करता है एक ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन विद जाइंट सेल्स. और ये जाइंट सेल्स पे हमें देखेंगे that they are containing some fragments of colloid as well, and healing usually occurs by resolution of the inflammation and fibrosis. ठीक है, तो यही बातें थी अबाउट डी कुर्वेन और सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइटिस. क्लिनिकल फीचर्स ये होंगे कि ऑनसेट ऑफ डिजीज इज एक्यूट. ठीक है, और इसमें हमें नेक पेन मिलेगा, पेशेंट नेक पेन की कंप्लेन करता है यूजली विद स्वॉल्विंग, और फीवर होगा क्योंकि पोस्ट इन्फेक्शियस है, मलेस एंड वेरिएबल इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड. ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉइडिज्म मिलेगा, ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टार्ट में हाइपरथायरॉइडिज्म होता है एज रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन थायरॉइड फॉलिकल्स एंड द रिलीज ऑफ एक्सेसिव थायरॉइड हार्मोन. ल्यूकोसाइड काउंट बढ़ा होगा, ESR बढ़ा होगा, इसमें हमें मिलेगा. ठीक है, और प्रोग्रेशन के साथ जब ग्लैंड डिस्ट्रक्शन होती है तो ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉइड स्टेट मिलती है, और जो जब कंडीशन रिजॉल्व कर जाती है क्योंकि ये सेल्फ लिमिटेड है तो 6 to 8 वीक्स के अंदर रिजॉल्व करते हुए पेशेंट यूथ थायरॉइड स्टेट पे वापस आ जाता है. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली अबाउट सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइटिस या डी कुर्वेन थायराइटिस. ठीक है, अच्छा, एक और फॉर्म होती है थायराइटिस जिसे हम कहते हैं रीडल थायराइटिस या रीडल फाइब्रोसिंग थायराइटिस. इसमें हम क्या देखते हैं, दिस इज एन ऑल्सो एन ऑटोइम्यून थायराइटिस जस्ट लाइक ग्रेव्स डिजीज और हाशिमोटो थायराइटिस. उसमें ये भी एक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें हमें मैनिफेस्टेशन मिलती है IgG4 रिलेटेड डिजीज़ की. ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस. अभी फाइब्रोसिस थायरॉइड ग्लैंड की भी होती है और एसोसिएटेड नेक स्ट्रक्चर्स की भी होती है. तो हमें एक तो हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स मिलेंगे या थायरॉइड ग्लैंड रिजिडिटी के सिम्टम्स मिलेंगे, साथ में हमें दूसरे नेक स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी सिम्टम्स मिलेंगे, लाइक जो वहाँ पर मीडियास्टनम है उसकी भी थिकनिंग हुई होगी, उसकी भी जिसे कहते हैं कि हार्डनिंग हुई होगी ड्यू टू एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस देयर एज वेल. ठीक है, तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन में हमें एक हार्ड फिक्स्ड थायरॉइड मैस मिलेगा जिसको हम वुडी हार्ड थायरॉइड कहते हैं, और ये नॉन टेंडर होता है. ठीक है, नॉन टेंडर वुडी हार्ड थायरॉइड ग्लैंड हमें किस में मिलता है, हमें वो मिलता है रीडल फाइब्रोसिंग या रीडल थायरॉइडाइटिस में. ठीक है, अच्छा, तो ये सिमुलेट करता है थायरॉइड न्यूप्लाज्म को क्योंकि फिक्स्ड होता है, और फिक्स्ड हमें पता है कि न्यूप्लाज्म काफ़ी सारे होते हैं ना. अच्छा, तो इट में भी एसोसिएट विद इडियोपैथिक फाइब्रोसिस इन अदर साइड्स एज वेल. तो हमें थायरॉइड ग्लैंड के अलावा हमें
नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स के अलावा रेट्रोपेरिटोनियम में भी फाइब्रोसिस मिल सकता है। तो ये एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस का पार्ट है कि बॉडी में बहुत जगह फाइब्रोसिस होती है, उसके साथ एसोसिएशन में थायराइड ग्लैंड में भी फाइब्रोसिस हो रही है। तो ये एक फाइब्रोजिंग टाइप ऑफ थायराइडाइटिस है विच इज कॉल्ड एज रीडल थायराइडाइटिस। ये बात तो इसको पैथोमा से रिवाइज कर लेते हैं। तो पैथोमा में ये लिखा हुआ है कि जो डी कोर्विन थायराइडाइटिस है, इट इज अ ग्रैनुलेटेड थायराइडाइटिस। ग्रैनुलेटेड है ड्यू टू द लीकेज ऑफ कोलाइड दैट फॉलोज अ वायरल इन्फेक्शन और रिप्रेजेंट करता है एज अ टेंडर थायराइड। अब देखिए आप डी कोर्विन थायराइडाइटिस में टेंडर थायराइड है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट इन्फेक्शन वहाँ पे एक्टिव इन्फ्लेमेशन चल रही है। और ट्रांजिट हाइपोथायराइडिज्म होगा, बाद में हाइपोथायराइडिज्म होता है, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन समटाइम्स प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। एनीवे जो रीडल फाइब्रोसिस थायराइडाइटिस की मैंने ये बात बताई कि उसमें एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस हुई होती है थायराइड ग्लैंड की एंड प्रेजेंट करता है हाइपोथायराइडिज्म और हार्ड एज वुड थायराइड ग्लैंड होता है, नॉन टेंडर होता है और साथ में लोकल स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लाइक एयरवे को इन्वॉल्व करे तो स्ट्राइडर के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और मैनिफेस्ट करता है तो हमें और मिमिक कर होता है कार्सिनोमा को, यूजुअली एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा को ये मिमिक करता है, लेकिन जब हम उसको बायोप्सी करते हैं तो मैलिग्नेंट सेल्स वहाँ होते ही नहीं है और ये नॉर्मल यंग पेशेंट्स में होता है, जबकि जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है थायराइड का या कोई भी कार्सिनोमा है थायराइड का मोस्टली ओल्डर एडल्ट्स में हो रहा होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द डी कोर्विन थायराइडाइटिस एंड रीडल थायराइडाइटिस।